आधी रात बीत चुकी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी मुझे किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मैं डर जाती हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। देखो बेटा राजीव, मुझे नहीं लगता कि वह लड़की हमारे घर के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वह बहुत ही मॉडर्न जमाने की है। ऊपर से वह शहर की है। बेटा, मैं जो कुछ भी सोचूंगी तो तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी। एक माँ कभी भी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोच सकती है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। एक बार आप मधु से मिल तो लीजिए। नहीं, मुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे उसकी फोटो दिखाई, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह बहुत ही बोल्ड है। मैंने अब मना कर दिया। अब तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, यही मेरा फैसला है। पर माँ। परवर कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की देखी है। गांव से है, पढ़ी लिखी भी है और बहुत ही संस्कारी है। तुम्हारी शादी उसी के साथ में कर दूंगी। मेरा नाम शांति देवी है। मेरे पति गणेश प्रसाद, बेटा राजीव और एक छोटी बेटी पूजा। यही मेरा छोटा सा परिवार है और हम एक छोटे से गांव देवपुर से हैं। गांव के सभी लोग बहुत ही मिलनसार हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे राजीव ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। उसका नाम मधु है, जिससे वह प्यार करता है। लेकिन वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह शहर की है और बहुत ही मॉडर्न टाइप की है। इसलिए मैं उसकी शादी गांव की एक सीधी शादी, भोली भाली लड़की सीमा के साथ करने के लिए सोच लिया है। अरे सोच क्या लिया है, मैं तो बस उसके साथ करके ही रहूंगी। और आखिर वह दिन आज आ ही गया, जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मेरी मनपसंद लड़की के साथ मेरे बेटे राजीव की शादी हो रही है। पूरे घर को किसी महल की तरह सजाया गया था। मेहमानों की बहुत ही भीड़ लगी हुई थी घर में। कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। आखिर जो मेरे बेटे का घर बस गया था। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मीपति नमस्तुभ्यं, नमस्ते गरुड़ध्वज, नमस्ते कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। अरे वाह, जरा देखो तो बहन, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। दोनों किसी सपनों के राजकुमारी और राजकुमार लग रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, दोनों चांद के टुकड़े लग रहे हैं। आय हाय, कितनी प्यारी जोड़ी है। इन्हें नजर ना लगे किसी की। सभी रिश्तेदार मेरे बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। सीमा को देखकर ऐसा लगता था कि मानो घर में साक्षात देवी उतर आई हों। अपनों से बड़ों का आदर, हर काम में निपुण और हर बात में मीठापन, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी को अभी सिर्फ 10 दिन ही बीते हुए थे। सब लोग घर में सो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी मुझे किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मैं डर जाती हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहू की होती है। अजी सुनते हो? इन्हें तो बस सोने से मतलब है। घर में क्या हो रहा है इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कैसा घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी रात गए क्यों नींद खराब कर रही है? खुद तो पूरी रात सोती नहीं है और किसी और को भी सोने नहीं देती है। फालतू का मचमच करती रहती है। अब सो जा जल्दी से, सुबह मुझे बहुत सारे काम हैं। अच्छा, महाराज की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए, चाहे घर पर कितनी बड़ी ही आफत क्यों न टूट पड़े। इन्हें तो बस सोने से मतलब है। अरे क्या हुआ है बताएगी भी या सिर्फ पहेलियां ही बुझाती रहेंगी? पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ। अभी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? बहू ने कितनी तेज चीख मारी है। डर के मारे मेरी नींद टूट गई। मैं तो कहती हूँ कि अभी चलकर बहू से पूछते हैं कि क्या बात है। नहीं, अभी जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोग सुबह बात कर लेंगे। वैसे भी कौन सा कोई कहीं भाग जा रहा है। बहू भी घर में ही रहेगी और हम लोग भी
घर पर ही रहते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है। अगली सुबह मैंने देखा घर में सब कुछ नॉर्मल था। बहू रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैंने बहू को बुलाया और उससे रात वाली घटना के बारे में बात की। अरे बहू, क्या तुमने कल की रात में कोई बुरा सपना देखा था क्या? या फिर तुम्हारी तबीयत कुछ खराब थी? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कल रात तो मैं गहरी नींद में सो रही थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, बस मुझे ऐसे ही लग रहा था तो मैंने पूछ लिया। खैर ठीक है। बहू ने मुझे तो रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वह मुझसे झूठ बोल रही है और वह डरी भी हुई थी। लेकिन मैंने बात को आगे और ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे तो फिर से करीब 2 बजे के आसपास वही घटना घटती है। बहू के कमरे से बहुत ही भयानक चीख की आवाज निकलती है जो पूरे घर में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और इस बार तो वो लगभग 10 मिनट तक चीखें पूरे घर में गूंजती रहती हैं। चीखों के डर से मेरी बेटी पूजा अपने कमरे से भागकर हमारे कमरे में आ जाती है और डरते हुए कहने लगती है, मम्मी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? देखिए ना, भाभी के कमरे से रोज इसी तरीके की चीखें सुनाई देती हैं। आज तो मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं मारे डर के आपके पास भागकर चली आई हूँ। अब आप लोग ही कुछ करिए ना, चलकर भाभी के कमरे में देखते हैं कि वह आखिर इस तरीके से क्यों चीखती और रोती है। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है तो अभी दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं होगा। हम लोग सुबह को राजीव से बात करते हैं, क्योंकि आज दिन में मैंने तेरी भाभी से पूछा था इस घटना के बारे में, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। तो अब यह सब क्या हो रहा है, इसके बारे में राजीव से ही पूछना पड़ेगा। हाँ बेटी पूजा, तुम अब भी जाकर सो जाओ। हम लोग इसके बारे में सुबह राजीव से बात करते हैं। ठीक है बाबूजी, लेकिन सुबह में आप लोग जरूर इसके बारे में पूछिएगा। आखिर क्या वजह है कि भाभी रोज रात में 2 बजे के आसपास क्यों इतना चीखती और रोती है? अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो घर में सब लोगों को बताएं। सुबह होते ही हम लोगों ने राजीव से इसके बारे में पूछना शुरू किया। बेटा राजीव, मैंने देखा है कि बहू दिन में तो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है और काम भी अच्छे से करती है। उसे देखकर तो लगता नहीं है कि उसे कोई परेशानी हो रही हो हमारे घर पर रहने में। लेकिन जब भी रात हो जाती है तो करीब 2 बजे के आसपास बहू बहुत जोरों से चीखने और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। क्या तुम उसको परेशान करते हो या उस पर हाथ उठाते हो, या इसकी कोई और वजह है? जो भी हो, हम लोगों को सच सच बताना, समझे ना मेरी बात को? नहीं बाबूजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सीमा जी तो बहुत अच्छी हैं। वह तो रात में आराम से सोती रहती है। मुझे तो कभी नहीं सुनाई दी ऐसी आवाजें। मेरी बात ना माने तो आप लोग सीमा से ही पूछ लीजिए। मैंने पहले ही इसके बारे में बहू से बात की थी, लेकिन उसने भी कुछ भी नहीं बताया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, और ऊपर से अब तू भी हम लोगों से इस घटना के बारे में छुपा रहा है। देख राजीव, हमें सच सच बताना, आखिर बात क्या है? मैंने देखा है कि बहू काम तो करती रहती है, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबी रहती है, और तू भी हमसे सच छुपा रहा है। तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। नहीं माँ, कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरी बात का यकीन करिए, और मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मैं निकलता हूं। आप लोग किसी भी बात को लेकर चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। राजीव ने भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर से आती है एक और डरावनी रात। फिर से घड़ी में 2:15 का टाइम हुआ होगा, और तभी अचानक से बहू अपने कमरे से चीखती हुई आंगन की तरफ आती है और धड़ाम से गिर जाती है। चले जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है। यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मैंने कहा ना, तुम्हें सुनाई नहीं देता। सीमा की हरकतें बहुत ही अजीब सी लग रही थीं। कभी वह जोर जोर से हंसती,
और कभी जोर जोर से रोने लगती, और फिर पता नहीं अकेले ही वो किसी से बातें करने लगती थी। मैंने कहा ना तुमसे, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? बहरे हो गए हो क्या? उसकी भयानक हंसी पूरे घर में एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। आवाज सुनकर घर के सभी लोग आंगन की तरफ दौड़ते हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजीव, ये क्या तमाशा हो रहा है घर में? ये क्या हो रहा है घर में? बहू इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है? कभी ये चिल्लाती है, कभी रोती है, और कभी जोर जोर से हंसने लगती है। और जब मैं पूछती हूँ तो कोई कुछ भी नहीं बताता है। तुम दोनों लोग यही बताते हो कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, अच्छा ड्रामा चल रहा है। माँ, मैं अब क्या बताऊं, रोज का ही यही लगा हुआ है। मुझे लगा कि हो सकता हो कोई बुरा सपना देखती हो, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। आगे चलकर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करूंगा आप लोगों से बताकर, आप लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसका ड्रामा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर कोई काला साया है। थोड़ी देर बाद सीमा बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई हो। चलो ठीक है, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ और इसे सुला दो। इसके बारे में हम लोग सुबह में बात करेंगे। मेरे इतना कहने के बाद राजीव सीमा को गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। और इस घटना के बाद सबके मन में एक डर बैठ जाता है, जो परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे कि मैंने जो शादी जिद करके करवाई है, तो क्या ये मेरा गलत फैसला है? क्योंकि मेरे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहू को क्या हो गया है। क्या उसको रात में दौरे पड़ते हैं, या फिर उस पर कोई शैतानी साया है? मैं कई सारे सवालों के बीच में घिर गई थी। इस वजह से मैं अपनी बहू पर नजर रखने लगी थी। और फिर एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मैं चुपके से उसके कमरे की तरफ जाने लगती हूँ। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा खिसकाकर कमरे के अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और एक पल को ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कमरे के अंदर बहुत ही डरावनी हंसी गूंज रही थी, और शीशे के सामने मेरी बहू बिल्कुल लाल साड़ी में खड़ी होकर गुस्से में किसी से बातें कर रही थी। उसने अपना आधा मुंह घूंघट से बंद कर लिया था, और वह दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, मानो कि जैसे कोई चुड़ैल हो। मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे हाथ भी मत लगाना। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह सब देखने के बाद मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी सीमा शीशे की तरफ झुककर जोर से चीख मारती है, और वह शीशा टूटकर बिखर जाता है। और फिर मैं इतना ज्यादा डर जाती हूँ कि भागकर अपने कमरे में आ जाती हूँ। अगली सुबह यह बात मैं अपने पति से बताती हूँ, और वह राजीव को बुलाते हैं। बेटा राजीव, तेरी माँ मुझसे आज दिन में कह रही थी कि उन्होंने देखा है कि बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेचारी दिन भर काम करते करते थक जाती है। काफी दिन से मायके नहीं गई है। लगता है कि बहुत घबरा गई है बेचारी। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम उसे उसके मायके छोड़ाओ, थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। और रात वाली घटना के बारे में हम लोग उसके घर वालों से बात कर लेंगे। हाँ बेटा, मैंने देखा है, बेचारी को बहुत परेशान सी लग रही थी। उसका चेहरा उतरा उतरा सा है। शायद ज्यादा दिन से अपने घर वालों से नहीं मिली हो, इसलिए उसका दिल घबरा रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा है कि तुम कल सुबह ही बहू को लेकर उसके मायके चले जाओ, और तुम भी अगर रहना चाहो तो 1-2 दिन रह लेना। ठीक है माँ जी, आप लोग भी शायद सही कह रहे हैं। हो सकता हो कि ज्यादा दिन यहाँ रहने की वजह से उसका दिल घबरा गया हो, इसलिए वह इस तरीके की हरकतें कर रही है। तो मैं कल सुबह ही सीमा को लेकर उसके घर चला जाऊंगा। सुबह होते ही राजीव बहू को लेकर उसके मायके के लिए निकल जाता है। घर में सब लोग बहुत ही परेशान थे, क्योंकि मैंने सबसे बहू के कमरे में देखा था। वह मैंने बता दिया था, और फिर देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए। लेकिन बहू को लेने के लिए उसके मायके कोई भी नहीं गया, और ना ही किसी ने उसकी हाल खबर ली। यहाँ तक कि राजीव भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, और जब कभी सीमा का फोन आता था तो वह सीमा से बात नहीं करता था। अब राजीव भी खुश रहने लगा था, लेकिन मैं मन ही मन परेशान हो रही थी। और एक दिन दोपहर में मैं बैठी हुई थी, तभी सीमा की माँ की कॉल आती है और मेरी उनसे बात होने लगती है। अरे बहन जी, काफी दिन हो गए थे, किसी से बात नहीं हो पाई और ना ही कोई मिलने के लिए आया है। हमसे कोई गलती हो गई क्या? राजीव बाबू तो हम लोगों से बात भी नहीं करते हैं। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वह है ना कि इस समय व्यस्तता बहुत है। ऊपर से राजीव को ऑफिस में काम बहुत रहता है, और वह अक्सर घर देर रात से आता है और सुबह जल्दी चला जाता है।
तो हम लोगों से भी उसकी अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही है। इतना कहने के बाद मैंने कॉल को कट कर दिया और फिर देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और एक दिन अचानक सीमा बिना किसी को बताए घर में वापस आ जाती है। तुम फिर से आ गई। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम बिन बुलाए मेरे घर के अंदर कैसे आ गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम इस घर के अंदर अब एक पल भी नहीं रह सकती हो। चलो निकलो यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ आखिरी बार माँ जी से बात करने के लिए आई हूँ। आखिरी बार मैं माँ जी से बात कर लूँ और फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? फिर से एक और नया ड्रामा शुरू करने के लिए? अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं अब यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ इस घर से। क्यों? तुम क्यों चले जाओगे? तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, इसीलिए तुम डर रहे हो ना। माँ जी, इस औरत की बातों पर आप बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। ये बहुत ही शातिर औरत है। आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है ना कि ये क्या करतूतें करती थी घर में। अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसे जल्दी यहाँ से निकालो। इसे मैं घर के अंदर अब एक पल भी नहीं देखना चाहता। राजीव और सीमा की बातों को सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और फिर तभी मैं बोलती हूँ, तुम दोनों लोग बिल्कुल चुप हो जाओ और मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम लोग मुझसे कौन सा राज छुपा रहे हो। बहू, तुम कौन से सच की बात कर रही हो? साफ साफ कहो। माँ जी, ये सब नाटक मेरे पति राजीव ने मुझे करवाया था। शादी की पहली रात जब मैं आई तब से ही ये मुझसे कहने लगे कि अगर तुम पागल बने का नाटक करोगी तो माँ जी हम दोनों को अलग कर देंगे और हम दोनों लोग शहर में जाकर आराम से आगे की जिंदगी जिएंगे। लेकिन मैंने इनकी इस बात का विरोध किया और मैंने कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो ये मुझसे बात करना बंद कर देते थे, तो मजबूर होकर मैं वही करती थी जो यह मुझसे कहते थे। और हर रात को यह मुझे कहते कि ज़ोर से चीखो और चिल्लाओ। ये मुझे डराने लगते कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा। और मैंने इनके कहने पर जब यह सब किया तो इन्होंने मुझको घर वालों के सामने पागल साबित कर दिया। इतना कहते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा के मुंह से यह बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर गुस्से में मैंने राजीव की तरफ देखा। राजीव अपना सर झुका के खड़ा था। राजीव, एक भोली भाली लड़की को डरा धमकाकर अपनी साजिश में फंसना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। तूने जो कुछ भी किया है बहुत बुरा किया है। तू मेरा बेटा नहीं, मेरे लिए कलंक है। क्या कमी थी इस लड़की में? मुझे बता, जो तूने इसके साथ ऐसे करतूतें की। सीमा, जो तेरा हक नहीं देगा वह इस घर में नहीं रह सकता है। राजीव, तुझे अभी के अभी सबके सामने सीमा से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी माफी मांगो सीमा से। राजीव गुस्से में जमीन पर अपना पैर पटकता है और घर से बाहर चला जाता है। फिर मैं सीमा के पास जाती हूँ और उसे अपने गले लगाकर समझने लगती हूँ। घर में सभी लोग अब खुशी से रहने लगते हैं और कुछ दिन बाद राजीव भी इधर उधर की ठोकरें खाने के बाद घर वापस आ जाता है। लेकिन उसका मुंह अभी भी उतरा होता है। शायद उसे अपने की पर अब पछतावा हो रहा है और वह जाकर सीमा के सामने खड़ा हो जाता है। सीमा भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसे माफ कर देती है। लेकिन अभी भी रात के 2 बजे घर में ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आती है और मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती है और सीमा के कमरे में अभी भी उस शीशे में एक दरार दिखाई देती है। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रुक जाए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी के किनारे तक आने की? बिना मेरी इजाजत के बिना कोई इस नदी का पानी तो बहुत दूर की बात है, इसके किनारे पर भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। एक छोटे से गांव के कोने में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सोना बना देती थी और पंछियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक छोटी सी बच्ची रहती थी, नीलू। नीलू सिर्फ 8 साल की थी
लेकिन अपने पापा की बीमारी ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। पापा, आज आपने बहुत कम भोजन किया है। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि आपको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, इसलिए आपको और भोजन करना चाहिए। बेटा, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन भूख नहीं लगती है, इसलिए मुझसे और नहीं खाया जाता है। पापा, आप थोड़ी और कोशिश तो करिए। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? अरे क्या हो गया है? मेरी नीलू को लगता है बहुत उदास है, तो आज भी पापा ने अच्छे से खाना नहीं खाया। नीलू उदास तो नीमू भी उदास। अच्छा बेटा, मुझे नींद आने लगी है और जाओ तुम भी सो जाओ, आराम करो। उस रात नीलू को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसकी दादी ने कई कहानियां लिखी थीं। अरे, ये तो मेरी दादी माँ की लिखी हुई वही पुरानी किताब है जिसमें इस जादुई पेड़ के बारे में लिखा है जो बीमारियों को ठीक करता है। क्या सच में ऐसा कोई जादुई पेड़ होता है जो बीमारियों को ठीक करता है? मुझे तो लग रहा था ये सिर्फ एक कहानी है जो सिर्फ पुराने लोग सुना रहे थे मुझे। दादी की लिखी हुई इस किताब को पढ़ने के बाद नीलू के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी और बिना देर किए अगली ही सुबह बिना किसी को बताए नीलू निकल पड़ी जंगल की तरफ, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गांव के बाहर ही एक घना और रहस्यमयी जंगल था। वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि लोग दिन में भी जाने से डरते थे, लेकिन नीलू की आंखों में दूर दूर तक डर का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि अगर वो आज डर गई तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी जो उसे दादी की लिखी हुई किताब से मिली है। तो वो हर हाल में उसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचना है। अरे मेरी प्यारी नीलू, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम भूतों से लड़ने जा रहे हैं? तुम तो जानती हो मैं बहादुर तोता हूँ, तो सबसे पहले भूत से मैं ही लड़ूंगा और उसको हरा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मेरे सामने भूत आया ना तो पहले तुझे ही उसके सामने करूँगी, फिर देखती हूँ कि तू कितना बड़ा बहादुर है आया कहीं का। दोनों आपस में बातें करते हुए कब जंगल के बीचों बीच पहुंच गए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे नीलू जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जंगल में कुछ अजीब सी हलचलें बढ़ने लगती हैं, मानो कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है और उनको देख रहा है। और फिर तभी अचानक से अरे ओ दुष्ट लड़की, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुझे माफ़ करें, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और ना ही इस जंगल के बारे में मुझे कुछ पता है। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा बहुत ही बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है और मैं उन्हीं को ठीक करने के लिए यहाँ पे जादुई पेड़ की तलाश में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं माँ। अच्छा, तो मुझे अब सब समझ में आ गया है। तो तुम वही हो जिसका मैं एक लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। तो तुम्हें तुम्हारी दादी की लिखी हुई किताब मिल गई है मेरी बच्ची। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और अपने पापा को ठीक करने की जादुई शक्ति उसी पेड़ से तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, इस जंगल की मैं रखवाली करती हूँ। लोग मुझे वन देवी कहते हैं। उस पेड़ तक पहुँचने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बेटी, तुम ज़रूर सफल होगी। वो कहते हैं ना कि अच्छाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसे पर चला भी ना जा सके। लेकिन अगर दिल में सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है, भले ही आपको कितने बड़े मुश्किल इम्तिहान से क्यों ना गुजरना पड़े।
नीलू चलते हुए जंगल में बहुत आगे तक निकल चुकी है। अब बस मंजिल कुछ ही कदमों की दूरी पर है। चलते चलते नीलू एक नदी के पास पहुंच गई थी। उसे कुछ प्यास भी लगी हुई है। अब वो पानी पीना चाह रही है और जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसके सामने रुक जाए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी के किनारे तक आने की? बिना मेरी इजाजत के बिना कोई इस नदी का पानी तो बहुत दूर की बात है, इसके किनारे पर भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और आज तक जिसने भी ऐसी हिम्मत की है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मगर मैं क्या करती, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैं सिर्फ पानी पीना चाहती हूँ। अच्छा तो सुन लड़की, अगर तुझे पानी पीना है तो तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया तो तू पानी पी सकती है, और अगर तेरा जवाब गलत हुआ तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से मेरी पहेली का बिना उत्तर दिए वापस लौट सकती है। नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकती हूँ। मैं यहाँ पर जादुई पेड़ को ढूंढने आई हूँ। उससे जादुई पेड़ की वजह से ही मेरे पापा ठीक हो सकते हैं। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। तो तुम अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकती हो। तो ठीक है लड़की, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बताओ, बिना मांगे तू मैं सबको प्यार, माँ के जैसे करूँ मैं संस्कार। बताओ कौन हूँ मैं? मेरी पहेली का उत्तर सोच समझ कर देना लड़की। जलपरी की पहेली को सुनकर नीलू एक गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर अचानक से वो बोल पड़ती है, आपकी पहेली का जवाब है दया, जो हमें हर किसी के ऊपर करनी चाहिए। दूसरों पर दया करने वाले लोग महान होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम जीत गई हो लड़की। सच में तुम एक अच्छी और नेक दिल इंसान हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीलू ने सारे इम्तिहान पास कर लिए हैं और एक बार उसने फिर ये साबित कर दिया है कि वो एक निडर और बहादुर लड़की है। अब बस मंजिल उसकी आंखों के सामने है, वही जादुई पेड़। तो आखिरकार आज तुम आ ही गई मेरी बच्ची नीलू। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई और मैं बूढ़ा भी हो चला हूं। नीलू, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ किस लिए आई हो मेरे पास। इस दिन का मुझे न जाने कब से इंतजार था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पहचान लिया। आप तो जानते हैं कि पापा को बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जरूर मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम ये लो वो जादुई शक्ति और अपने पापा को जाकर इस पिला देना, जिससे वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नीलू को अब वह मिल चुका है जिससे उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा जाए तो नीलू अब पहले से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही है, क्योंकि इस जादुई शक्ति की बूंद से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी है, जिस वजह से नीलू अपने घर की तरफ अपने कदमों को तेजी से बढ़ने लगती है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है और उसके कदमों की चाल उसके बस में नहीं है, जिस वजह से उसके चलने की रफ्तार भी बढ़ गई है। और वो कब अपने गांव पहुंच गई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। घर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले नीलू ने जादुई शक्ति की कुछ बूंदें अपने पापा को पिला दी है और फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीलू बेटा, ये तुमने मुझे क्या पिलाया है? इसे पीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कभी बीमार ही नहीं था और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। पापा, आप ठीक हो गए हैं तो आप सब ठीक हो जाएगा। अब नीलू अपने पापा के साथ गांव में हंसी खुशी रहती है और गांव वाले भी बाप बेटी के प्यार को देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब नीलू के पापा भी मेहनत करके पैसे कमा कर लाते हैं और अब नीलू स्कूल पढ़ने भी जाने लगी है। मैं नीलू हूँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सरिता टून्स हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।